हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है शैवालों में जनन का पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था शैवालों में कायिक जनन। आज के लेक्चर में हम दूसरे प्रकार के जनन के बारे में बात करेंगे। अगेन ये जो टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के साथ साथ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की सिलेबस के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। तो सबसे पहले ये जान लें कि अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो सेल होती है वो उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो बहुत सारे पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब ये पार्ट जो हैं वो या तो कायिक कोशिका हो सकते हैं या फिर बीजाणुधानी हो सकती हैं, स्पोरेंजिया हो सकती हैं। और ये जो स्पोरेंजिया के रूप में सेल डेवलप हो जाती हैं, बाद में इनका प्रोटोप्लास्ट जब बहुत सारे पार्ट के अंदर डिवाइड होता है तो वो स्पोर्स के रूप में या बीजाणुओं के रूप में डेवलप होता है, जो या तो मोटाइल हो सकते हैं या नॉन मोटाइल हो सकते हैं, यानी कि या तो गतिशील हो सकते हैं या अगतिशील हो सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये प्रोसेस जो है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता या केंद्रकों का फ्यूजन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर सिर्फ कोशिका का प्रोटोप्लाज्म या सेल प्रोटोप्लाज्म भाग लेता है। ये जो है बहुत सारे बीजाणुओं और स्पेशल स्ट्रक्चर्स के द्वारा होता है। सबसे पहला जो है वो है बाय जू स्पोर्स, यानी कि चल बीजाणुओं के द्वारा। जू स्पोर्स जो हैं वो कहाँ बनते हैं, जू स्पोरेंजियम में बनते हैं, यानी कि चल बीजाणुओं का निर्माण चल बीजाणुधानियों में होता है। जो कोशिका द्रव्य है यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होकर के जू स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, जो बाद में मदर सेल से या मातृ कोशिका से बाहर निकल जाते हैं। ये हमेशा कब बनते हैं, फेवरेबल कंडीशंस में या अनुकूल दिशाओं में बनते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का जनन अनुकूल दशाओं में पाया जा रहा है। इनको जू स्पोर्स नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कैसे होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं या जो है इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और ये कैसी संरचनाएं हैं, ये अलैंगिक संरचनाएं हैं, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर हैं। जू स्पोर्स जो हैं इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होने के कारण ये वाटर के अंदर, जल के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से गति कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और जब इनको जर्मिनेट होना होता है तब ये क्या करते हैं, पानी में जाकर के गति करते हुए एक स्थान पर जाकर के स्थिर हो जाते हैं और वहां पर एक नए प्लांट या नए शैवाल के अंदर विकसित हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जू स्पोर्स के बहुत सारे चित्र मैंने यहाँ पर लगाए हैं। जू स्पोर्स में या चल बीजाणुओं में कितने फ्लैजिला या कशाभिका उपस्थित हैं उनके बेस पे इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहला प्रकार है बाईफ्लैजिलेट या द्विकशाभिकी, यानी कि अगर दो फ्लैजिला उपस्थित हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, बाईफ्लैजिलेट या द्विकशाभिकी। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, यानी कि क्लेमाइडोमोनास की जो चल बीजाणु होते हैं वो द्विकशाभिकी होते हैं। फर्स्ट डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, इसमें क्लेमाइडोमोनास का जू स्पोर का डायग्राम दिया गया है। सेकेंड वन इज बाईफ्लैजिलेट एंड क्वाड्रीफ्लैजिलेट, मीन्स द्विकशाभिकी या चतुष्क कशाभिकी, यानी कि यहाँ पर फ्लैजिला जो हैं 2 और 4 हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा। देखिए यूलोथ्रिक्स के जू स्पोर्स का चित्र मैंने यहाँ पर लगाया है, जिसमें किसी में 2 कशाभिका हैं और किसी के अंदर 4 कशाभिकाएं उपस्थित हैं। थर्ड वन इज मल्टीफ्लैजिलेट, जब अधिक कशाभिकाएं पाई जाती हैं, 2 4 से भी ज़्यादा अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो हम उन्हें मल्टीफ्लैजिलेट या बहुकशाभिकी कहते हैं। ऐसा जो है उडोगोनियम में पाया जाता है। देखिए जो लास्ट डायग्राम है वो उडोगोनियम के जू स्पोर का है। इसके बाद है कंपाउंड जू स्पोर, यानी कि जब जो कशाभिकाएं हैं वो चारों तरफ फैली हुई पाई जाती हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाती है, संकुल के रूप में दिखाई देती हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं, कंपाउंड जू स्पोर्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वाउचेरिया। देखिए क्लेमाइडोमोनास के नीचे जो चित्र है वो वाउचेरिया का है। इसके बाद है एप्लेनोस्पोर द्वारा। एप्लेनोस्पोर्स को हम क्या कहते हैं, एप्लेनोस्पोर्स को हम अचल बीजाणु भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला जो है वो
एब्सेंट होते हैं। जब चल बीजाणु जब हैं कहीं पर स्थिर हो जाते हैं, यानी कि नए प्लांट में जब डेवलप होने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी फ्लेजिला को रिमूव कर देते हैं, अपनी कशाभिकाओं से मुक्त हो जाते हैं। तब उन चल बीजाणुओं को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एप्लेनोस्पोर या अचल बीजाणु कहते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि अगतिशील होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि अकशाभिकी होते हैं, और इनके अंदर एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल पाई जाती है, एक सुस्पष्ट कोशिका भित्ति पाई जाती है। एप्लेनोस्पोर जो हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस में डेवलप होते हैं। फेवरेबल कंडीशंस में तो चल बीजाणु होंगे, और जब कंडीशंस जो हैं, दशाएं जो हैं प्रतिकूल होंगी, तो वो चल बीजाणु अपनी फ्लैजिला को रिमूव करके एप्लेनोस्पोर में डेवलप हो जाएंगे। एप्लेनोस्पोर में कैपेसिटी होती है कि हर एक एप्लेनोस्पोर एक नए प्लांट के अंदर डेवलप हो सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं यूलोथ्रिक्स, प्रोटोसाइफोन, वाउचेरिया एंड स्पाइरोगायरा। और इसका जो चित्र है वो मैंने नीचे दिया है, देखिए। एप्लेनोस्पोर सिंपल गोलाकार संरचना है जिसके अंदर केंद्र की साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसके बाद है हिप्नोस्पोर के द्वारा। हिप्नोस्पोर्स जो हैं उनको हम सुप्त बीजाणु भी कहते हैं। ये जो हैं वो सुप्त बीजाणु इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बनते हैं, यानी कि प्रतिकूल दशाओं में बनते हैं। प्रतिकूल दशाओं में क्या होता है, जो अप्लेनोस्पोर हैं यानी कि जो अचल बीजाणु हैं, वो अपनी चारों तरफ एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेते हैं ताकि जो यह ड्राई स्टेज के अंदर आ जाएं और इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो। तो जब ये बहुत ज़्यादा टाइम तक इस कंडीशन के अंदर रहते हैं तो इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड होकर के सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये जो प्रतीक शिस्ट है वो नए प्लांट या नए सुकाए के अंदर डेवलप होने की क्षमता रखती है। और इसके एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, पीडियास्ट्रम, वाउचेरिया एंड यूलोथ्रिक्स। इसके बाद है पाल्मेला स्टेज। इसे हम पामेला अवस्था और श्लेष्मा अवस्था भी कहते हैं। पामेला स्टेज जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में होती हैं, जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है या फिर जहाँ पर एल्गी प्रेजेंट है वहाँ पर लवण बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सॉल्ट बहुत ज़्यादा एक्सेस में पाए जा रहे हैं, तो पामेला अवस्था पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, जो सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिवाइड होकर के बहुत सारे डॉटर प्रोटोप्लास्ट या पुत्री प्रोटोप्लास्ट का निर्माण कर लेता है, और फिर क्या करते हैं, जो पेरेंट की कोशिका भित्ति है वो कैसी हो जाती है, जिलेटिनाइज हो जाती है, यानी कि अपने चारों तरफ जिलेटिन का आवरण करके और एक म्यूसिलेजिनेस शीथ बनाती है। कहाँ पर, डॉटर प्रोटोप्लास्ट के चारों तरफ। मतलब पहले प्रोटोप्लास्ट डिवाइड हो गया और फिर उसके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस की शीथ या एक तरीके से कवर का निर्माण हो जाता है। फिर ये जो डॉटर प्रोटोप्लास्ट हैं जिनके अंदर जो है जिलेटिनी वॉल भी डेवलप हो जाती है, यानी कि अंदर प्रोटोप्लास्ट, उसके बाद म्यूसिलेजिनस कवर और उसके बाद जिलेटिन की कवर या लेयर पाई जाती है। ठीक है, और इनके अंदर कशाभिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ये कवरिंग किस चीज़ में हेल्प करती है, ये कवरिंग इनको जो है जल की कमी से बचाती है, यानी कि जो पानी इनके अंदर है वो पानी इन्हीं के अंदर स्टोर रहता है। जब अनुकूल दशाएं आती हैं तो ये जो जिलेटिनी वॉल है वो डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, और जो कंटेंट है यानी कि अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है वो रिलीज हो जाता है, या तो चल बीजाणु के रूप में या अचल बीजाणु के रूप में रिलीज होकर क्या करते हैं, ये जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होकर के नए थैलस के अंदर या नए सुकाए के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। मैंने नीचे क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स दोनों के चित्र दिए हैं जिसमें क्लियर दिख रहा है कि किस तरीके से डॉटर प्रोटोप्लास्ट जो है उनके चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है। ये बहुत ही अच्छे डायग्राम है इस प्रकार की संरचना को समझने के लिए। इसके बाद है ओटोस्पोर, जिन्हें हम स्वतः बीजाणु भी कहते हैं। ये जो बीजाणु हैं ये बिल्कुल अप्लेनोस्पोर के समान ही होते हैं, और इनके अलावा इनको जनकाभ बीजाणु भी कहा जाता है। ये होते तो अप्लेनोस्पोर के जैसे ही हैं, अचल बीजाणु की तरह हैं, लेकिन उनसे साइज में थोड़े छोटे होते हैं। ये जो हैं ये मातृ कोशिका जो है उसके जैसे ही होते हैं, समान होते हैं। फर्क क्या होता है, इनका जो साइज है वो
छोटा होता है। प्रत्येक ओटोस्पोर के अंदर नए प्लांट को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसके एग्जाम्पल हैं क्लोरेला, सेंडेस्मस, वॉल्वॉक्स, यूडोरिना एंड पेंडोरिना। नीचे देखिए जो चित्र है, इसके अंदर पूरा जो बाहर वाला जो चित्र है वो तो क्या है, मात्र कोशिका या मदर सेल है, और मदर सेल के अंदर 4 ओटोस्पोर्स प्रेजेंट हैं। इसके बाद है एंडोस्पोर्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंतः बीजाणु। ये जो बीजाणु है वो नील हरित शैवालों में पाए जाते हैं और इनके अलावा बेसिलियरियोफाइसी कुल के अंदर पाए जाते हैं। एंडोस्पोर्स जो हैं वो कोशिका के अंदर बनते हैं, इसलिए इनके लिए हम क्या बोलते हैं, एंडो वर्ड यूज किया है। एंडो का मीनिंग होता है अंतः यानी अंदर की तरफ। ये जो हैं वो छोटे स्पोर्स होते हैं और मदर प्रोटोप्लास्ट के डिवीजन से बनते हैं और इन्हें हम कोनिडिया या गोनिडिया भी कहते हैं। ये जो हैं जब फ्री हो जाते हैं मदर वॉल से, कोशिका भित्ति से फ्री हो जाते हैं, तो बिना किसी विश्राम के यानी बिना किसी रेस्ट के ये स्पोर जर्मिनेट होकर के उसी समय न्यू प्लांट के अंदर डेवलप हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है डर्मोकार्पा। देखिए जो अलैंगिक जनन है इसमें ज़्यादातर जो है एक चीज जो है वो कॉमन रहेगी कि जितने भी स्पोर्स या बीजाणु बन रहे हैं वो प्रोटोप्लास्ट के डिवीजन से बन रहे हैं। यहाँ पर जो डिफरेंस है मेनली वो प्रोटोप्लास्ट के डिवीजन के बाद में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जो संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं, उसके हिसाब से हमने इन बीजाणुओं को अलग अलग नाम दिए हैं। इसके बाद है एक्सोस्पोर्स, यानी कि ऐसे प्रोटोप्लास्ट के पार्ट जो बाहर की तरफ बन रहे हैं, जो बाहर कोशिका के बाहर बनेंगे, सेल के आउटसाइड बनेंगे, उन्हें हम एक्सोस्पोर्स कहेंगे। ठीक है, ये कब होता है, मेनली जब सेल का प्रोटोप्लास्ट है वो किसी वजह से रप्चर होकर के बाहर निकल जाए, यानी कि कोशिका भित्ति टूट जाए और प्रोटोप्लास्ट बाहर निकल जाए, और बाहर निकलते ही वो बहे नहीं और क्या करे, एक स्पोर का रूप ले ले, एक बीजाणु का रूप ले ले। और ये जो स्पोर है वो कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, मीन्स इनमें कशाभिकाएं अनुपस्थित होंगी। ऐसे स्पोर्स को हम एक्सोस्पोर्स या बाह्य बीजाणु कहते हैं। ये स्पोर्स जो हैं वो एग्रीगेट होकर के यानी कि एक साथ इकट्ठा होकर के कॉलोनीज का निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल है केमिसाइफोन। इसके बाद है अकाइनीट। अकाइनीट जो हैं ये कायिक कोशिकाएं होती हैं और किन में पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं फिलामेंटस एल्गी में, यानी कि तंतु कोशिकाओं में, तंतु शैवालों में। फिलामेंटस एल्गी में क्या होता है, ऐसे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो मोटी भित्ति वाले और लंबे होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर भोजन भी संचित होता है, मीन्स फूड रिजर्व भी होता है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं, स्पोर्स होते हैं, उन्हें हम अकाइनीट कहते हैं। अकाइनीट जो हैं वो प्रतिकूल दशाओं में बनते हैं। जितने भी स्ट्रक्चर जिनमें फूड का स्टोरेज हो रहा है वो सारे के सारे प्रतिकूल दशाओं में बनते हैं, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में ही फूड का स्टोरेज होता है और ये जर्मिनेट होकर के नए इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जब दशाएं अनुकूल हो जाती हैं, फेवरेबल हो जाती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एनाबिना, ग्लियोट्राइका, क्लेडोफोरा एंड वाउचेरिया। इसके बाद है कार्पोस्पोर्स या कार्पो बीजाणु। ये जो हैं कार्पोस्पोरोफाइट के ऊपर या कार्पो बीजाणुद्भिद के ऊपर पाए जाते हैं, और ये जो कार्पो बीजाणुद्भिद हैं वो रेड एल्गी यानी कि लाल शैवाल में पाए जाते हैं, यानी कि रोडोफाइसी के मेंबर्स के अंदर पाए जाते हैं। ये जो स्पोर्स हैं वो नए इंडिविजुअल के अंदर डेवलप हो सकते हैं। ये देखिए इधर पास में मैंने कार्पो बीजाणुद्भिद का एक पिक्चर लगा रखा है, एक डायग्राम लगा रखा है। कार्पो बीजाणुद्भिद के ऊपर कार्पोस्पोरेंजियम या कार्पो बीजाणुधानी प्रेजेंट है और इन कार्पो बीजाणुधानियों से कार्पोस्पोर्स जो हैं वो रिलीज हो रहे हैं, जिन्हें हम कार्पो बीजाणु कहते हैं। इसके बाद है न्यूट्रल स्पोर्स, मतलब ऐसे स्पोर्स जो बीजाणुधानी में निर्मित नहीं हो रहे, जिनका निर्माण स्पोरेंजिया में नहीं हो रहा, ऐसे स्पोर्स को हम न्यूट्रल स्पोर्स कहते हैं। ये सिर्फ रोडोफाइसी के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद है मोनोस्पोर्स या एकल बीजाणु। ये जो बीजाणु है वो एकल बीजाणुधानियों में पाए जाते हैं और हर एक बीजाणु में नए प्लांट को डेवलप करने की क्षमता होती है। इसके एग्जाम्पल हैं रोडोफाइसी के बहुत सारे मेंबर्स में ये पाया जाता है, जो कि है बेंगिया, पोरफायरा एंड पोरफायरिडियम। इसके बाद है पैरास्पोर्स या पैरा बीजाणु। ये जो स्पोर्स हैं वो रोडोफाइसी के बहुत सारे मेंबर्स में देखे गए हैं और ये जो प्रत्येक स्पोर है वो नए प्लांट को डेवलप करने में
हेल्प करता है। उसके बाद है स्टेटोस्पोर्स या स्टेटोबीजाणु। ये जो हैं ये ज़ैंथोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी में पाए जाते हैं। ये जो हैं वो पेरिनेटिंग बॉडीज या चीरकाल संरचनाएं होती हैं जो कभी भी नष्ट नहीं होती। इसके बाद है डॉटर कॉलोनीज या पुत्री कॉलोनीज। ये मेनली वोल्वोकेल्स में और क्लोरोकेल्स में पाई जाती हैं। इसमें जो डॉटर सेल्स हैं वो कॉलोनीज के रूप में डेवलप होती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन और पीडियास्टम। वॉल्वॉक्स को इसीलिए लुढ़कना शैवाल कहते हैं क्योंकि ये जो कॉलोनीज हैं वो गोलाकार होती हैं और पानी के ऊपर तैरती हुई पाई जाती हैं। इसके बाद है गोंगोरोसिया स्टेज ऑफ वाउचेरिया, यानी कि वाउचेरिया की जो पर्टिकुलर स्टेज है इसे भी असेक्सुअल स्ट्रक्चर माना जाता है, अलैंगिक संरचना माना जाता है। जो वाउचेरिया है उनके असेप्टेड फिलामेंट में, यानी कि जिनमें सेप्टा नहीं पाए जाते, उन तंतुओं का जो प्रोटोप्लास्ट है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और क्या करता है, बहुत सारे अचल बीजाणु या सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। ये जो फिलामेंट है, ये जो एल्गी है गोंगरोसिया, ठीक है, गोंगरोसिरा एल्गी की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इनको गोंगरोसिरा स्टेज कहा जाता है। इसके बाद है एंड्रोस्पोर्स या एंड्रोबीजाणु। ये जो हैं उडोगोनियम की एंड्रोस्पोरेंजियम या एंड्रोबीजाणु धानियों के अंदर डेवलप होते हैं। ये जो स्पोर्स हैं वो मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं, मीन्स बहुकशाभी होते हैं, और जब ये जर्मिनेट होते हैं, अंकुरित होते हैं, तो ड्वार्फ मेल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि छोटे आकार के नर पादप का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद है नैनोसाइट्स। नैनोसाइट्स जो हैं वो साइनोफाइसी के मेंबर्स में पाए जाते हैं और साइनोफाइसी की जो सेल्स है वो बहुत बार डिवाइड होकर के बहुत छोटी छोटी सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जिन्हें नैनोसाइट्स कहा जाता है। ये जो हैं वो एक म्यूसिलेजिनस शीथ के अंदर कवर्ड होते हैं, मतलब ये सेल डिवाइड होकर के बाहर नहीं निकलती, पेरेंट सेल के अंदर ही रहती है और वहीं पर जो इनके चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस शीथ का फॉर्मेशन हो जाता है और ये नए थैलस को फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखती है जब ये पेरेंट सेल से अलग हो जाती है। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक था हमारा अलैंगिक जनन, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। इसमें शैवालों में अलैंगिक जनन की कितनी विधियां पाई जाती हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया और आपके डाउट्स क्लियर हुए तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल बटन दबाकर मेरे चैनल की नोटिफिकेशन को प्राप्त कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने जो साथी दोस्त हैं, जो फ्यूचर लेक्चरर्स हैं, उनको भी आप इन्हें शेयर कीजिए। Thanks for watching and stay tuned to more informative videos of botany. Thank you.